आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसके जो सेक्टर होते हैं, जो 3 प्रकार के जो सेक्टर होते हैं, उनको हम डिटेल से कवर करेंगे। थोड़ा-सा ये चैप्टर बड़ा है, लेकिन हम इसके जितने भी डायमेंशन है, आयाम है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। शानदार टॉपिक है और आपके साथ में जुड़ा हुआ है, यदि आप गाँव के अंतर्गत रहते हो, तो काफ़ी अच्छे से आप इसको कवर करोगे। बाकी शहरों में रहते हो, तब भी मोटी-मोटी समस्याएँ आप जान ही जाओगे कि होता क्या। गाँव में रहने वालों के लिए थोड़ा और आसान थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेन प्रॉब्लम हम देखेंगे वो कौन-सी एग्रीकल्चर की। कृषि क्षेत्र में कौन-कौन सी समस्याएँ होती है, वो हम थोड़ा डिटेल से इसमें कवर करने वाले हैं। और कृषि क्या है? गाँव के अंतर्गत होती है ज़्यादातर, तो गाँव में रहने वाले लोग हैं इसको और आसानी से समझेंगे। बाकी अपने को सेवा क्षेत्र भी पढ़ना है, सर्विस सेक्टर, और इसके अलावा जो इंडस्ट्री वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है किसी वस्तु को, उसको भी हम डिटेल से कवर करेंगे। ऑर्गनाइज़ सेक्टर कौन-सा होता है, प्राइवेट सेक्टर कौन-सा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर कौन-सा होता है, ओके? सभी बातें हम डिटेल से कवर करेंगे। समझते हैं, चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, चैप्टर नंबर 2। इसकी भी पीडीएफ आपको पिछले क्लास की तरह ही यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यही क्लासेज आपको और अच्छे से देखनी हो बिना डिस्टरबेंस के, तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुभाष सैनी के नाम से ही एक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ से आप और अच्छे से चीज़ों को देख सकते हो। देखिए, इसको हम समझते हैं। आपने कुछ ऐसे काम करते हुए देखा होगा लोगों को कि बैल की सहायता से, आजकल तो ट्रैक्टर आ गया है इसकी जगह, कुछ काम कर रहे हैं, खेतों के अंतर्गत कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ कटाई टाइप में कुछ कर रहे हैं, ये कोई मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना? और ये पेड़ों को काट रहे हैं। ये आपने देखा होगा अपने आस-पास। आपने ये भी देखा होगा, ये बैल, पशु, गाय, भैंस, ये सब आपने देखा होगा। ये मांस आपने कहीं न कहीं देखा होगा, ये मुर्गी फार्म, और ये भी आपने कहीं न कहीं देखा ही होगा। देखो, और आपने कुछ चीज़ें देखी है, जैसे ये किसी वस्तु को बनाया जा रहा है। प्रोडक्शन भी आपने कहीं न कहीं देखा होगा, किसी न किसी वस्तु को बनते हुए आपने देखा होगा। और क्या देखा आपने? ये भी देखा होगा, ट्रैक्टर चला रहे हैं कुछ लोग, ट्रक चला रहे हैं, बड़े-बड़े ट्रक चला रहे हैं। लोडिंग ट्रक है ये बड़े-बड़े, इनको चला रहे हैं, ये भी आपने कहीं न कहीं देखा होगा। तो आपने अपने जीवन के अंतर्गत खूब सारे काम करते हुए देखा आपने, कि किसान खेतों के अंतर्गत काम कर रहा है, रिक्शा वाले रिक्शा चला रहे हैं, ट्रक वाले ट्रक चला रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर भी चला रहा है, कोई बाल भी काट रहा है, कोई आपको पढ़ा भी रहा है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, इंजीनियर भी होता है, साइंटिस्ट भी होता है। तो ये इतने प्रकार के लोगों को आपने देखा, इनको हम 3 भागों में हम बाँट देंगे। ये जो लोग काम करते हैं, इसके आधार पर हम कितने भागों में बाँट देंगे? 3, 3 आधार पर हम बाँट देंगे, और उसी आधार पर हमारे यहाँ 3 सेक्टर हो जाएँगे, 3 क्षेत्र हो जाएँगे। इस देश में लोग जितने भी काम करते हैं, उसको हम 3 सेक्टर के अंतर्गत, 3 क्षेत्रों के अंतर्गत बाँट देंगे। ओके? तो आधार क्या है इसका? कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है या हमारी जो आर्थिक क्रिया है, उसके नेचर और ऑब्जेक्टिव के आधार पर, उसके स्वरूप और उद्देश्य के आधार पर, कि वो लोग क्या-क्या काम करते हैं, वो देखने में कैसा है, ज़मीन के साथ में जुड़े हुए हैं या किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं या कुछ सेवा कर रहे हैं। उसके आधार पर हम कितने भागों में बाँट देंगे? 3 भागों में हम किए जाने वाले कार्यों को बाँट देंगे। पहला है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र इसको कहते हैं। आपने देखा होगा, किसान को आपने देखा होगा खूब सारा ये काम करते हुए आपने देखा होगा। जंगल में खूब सारे पेड़-पौधे होते हैं, या आस-पास भी पेड़-पौधे होते हैं, उसको काटते हुए आपने देखा होगा। आपने कहीं मुर्गी पालन आपने देखा होगा, मछली पालन आपने देखा होगा, मधुमक्खी पालन आपने देखा होगा, फसल आपने देखी होगी, गेहूँ, बाजरा, ये सब आपने देखा होगा। ये जितना भी काम है, ये किस में आएगा? उसको हम कर देंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर है।
प्राथमिक क्षेत्र है ये काम, यानी शुरुआत तो यहीं से होगी। कोई भी काम करते हैं हम, शुरुआत कहाँ से करेंगे? ये काम होता है सबसे पहले। चित्र आपने देख ही लिया होगा, और आप देखिए चित्र, देखो किसान ये सब कर रहा है, ये दूध है, ये मुर्गी पालन है, उधर सूअर भी आपको कई सारे देखने को मिल रहे हैं। ओके, भेड़-बकरियाँ आपको दिख रही है, भैंस आपको दिख रहा है, गाय इधर आपको दिख रहा है। ये सब किस सेक्टर में आ जाएँगे? प्राथमिक में। तो इनसे जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटी है, वो किसमें हम लेके आएँगे? प्राथमिक के अंतर्गत। तो ये जो एक्टिविटी है या ये जो काम है, किससे जुड़े हुए हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में, प्राकृतिक संसाधनों से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं, ज़मीन के साथ में जुड़े हुए हैं, नेचर के साथ में ये जुड़े हुए हैं। ओके, प्राथमिक। दूसरा देखो आप, यह वह क्षेत्र है जहाँ पर कच्चे माल का उत्पादन होता है। किसका होता है? रॉ मटेरियल्स। गेहूँ, बाजरा, इसको डायरेक्ट आप खाते हो क्या? नहीं। यानी जिसका आप डायरेक्ट यूज़ में नहीं ले सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से रॉ मटेरियल्स है। यानी रॉ मटेरियल्स क्या होता है? जिसके द्वारा किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसको अपन क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल्स अपन उसको कहेंगे। जैसे कपास, जैसे गन्ना, गन्ने से क्या बनेगा? गुड़। कपास से क्या बनेंगे? कपड़े बनेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या शामिल करेंगे हम? कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। इसे कृषि क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका? उत्पादक क्षेत्र। क्योंकि इसमें प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हो रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में खूब सारा प्रोडक्शन हो रहा है ना? फसल फसल यहाँ पर उत्पादन हम खूब सारी कर रहे हैं। पशुओं को, कई सारे पशुओं हैं जो खूब सारे काम करते रहते हैं। तो मुख्य रूप से क्या हो रहा है? इसमें प्रोडक्शन हो रहा है। किसके साथ में जुड़े हुए हैं? कृषि क्षेत्र के साथ में ये जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन यानी माइनिंग, वनों से लकड़ी काटना, डेयरी है, फल है, सब्जी है, उत्पादन है। सभी किसके साथ में जुड़े हुए? नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में सब कुछ जुड़ा हुआ है। फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, कटिंग वुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, डेयरी एंड फ्रूट वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स, ये सब बातें इसमें आ जाएगी। इस क्षेत्र का संबंध किससे होता है? प्रकृति से होता है। अभी हमने बात किया, सीधा किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ये प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका उत्पादन वर्षा और ये हो गया, वर्षा हो गया, सॉइल मिट्टी, मिट्टी लिख लीजिए, है ना? मिट्टी और जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। जलवायु, वर्षा और आपका मिट्टी, इनके ऊपर इनका उत्पादन निर्भर करता है। मिट्टी जितनी अच्छी होगी, उत्पादन बेहतरीन होगा। जलवायु अच्छी होगी, वहाँ भी अच्छा उत्पादन होता है, और वर्षा होती, बरसात होती रहती है, वहाँ पर भी खूब सारे उत्पादन होता है। ये क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। आपसे पूछ ले फाउंडेशन क्या है? इकोनॉमी का फाउंडेशन क्या है? यही है। क्योंकि ये अन्य क्षेत्रों को रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। जो हम पढ़ेंगे इसके आगे वाला सेकेंडरी सेक्टर पढ़ेंगे, द्वितीयक क्षेत्र हम पढ़ेंगे, वो खुद से थोड़ी कुछ कर रहा है। यहाँ से अपने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अपन ने बात किया माइनिंग, माइनिंग होता है, यहाँ पर खनन होता है। लोहा निकाला जाता है ज़मीन से, और उसके बाद में लोहे से कोई ना कोई वस्तु हम बनाते हैं। यदि लोहा ही नहीं होगा, तो दूसरा जो सेक्टर हम पढ़ेंगे जिसमें किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, वो कैसे संभव होगा? तो ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है, प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये हमारा फाउंडेशन तैयार करता है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, उसके अंदर जो नीचे फाउंडेशन होता है, नींव हो जिसको अपन बोलते हैं। यदि नींव नहीं होगी, तो ऊपर वाला फाउंडेशन, मकान तैयार नहीं होगा। वैसे यदि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर जिसको अपन बोलते हैं, यदि ये काम नहीं करेगा, तो कुछ भी ठीक से काम नहीं हो पाएगा। आगे के जो सेक्टर वो तो काम नहीं कर पाएँगे, ये नहीं रहेगा तो। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, कपास किसान उत्पादन करता है, कपास उत्पादन कौन करता है? किसान। ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है, क्योंकि वह सीधे मिट्टी, ये है ना, पता नहीं ये कैसे हो गया? मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर है।
है ना? कपास, कपास क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र हो गया। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, उदाहरण अपने ऊपर भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3-4 विशेषताएँ आप देख लेना कि हमारी फाउंडेशन है, इसमें क्या-क्या उदाहरण होता है, इसका संबंध प्रकृति से होता है, जहाँ पर कच्चे माल का उत्पादन होता है ना? ये सीधे प्राकृतिक संसाधनों के साथ में जुड़े होते हैं। ये 4-5 विशेषताएँ बता देना, 1-2 एग्ज़ाम्पल बता देना, आपका प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। आगे भी खूब सारी बातें इसमें पढ़नी है अपने को। देखो आगे। दूसरा देखो द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर अपने को देखना है। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें क्या होगा, किसी वस्तु का निर्माण किया जाएगा। पहले में क्या था, कच्चा माल, और उसकी सहायता से अब हम क्या करेंगे, किसी वस्तु का निर्माण हम करेंगे। ये देखो आप, मशीनों के माध्यम से किसी उद्योग में, फैक्ट्री में क्या हम कर रहे हैं, वस्तुओं का निर्माण हम कर रहे हैं। इसको अपन दूसरा नाम क्या देंगे, दे सकते हैं, मैन्युफैक्चर यानी विनिर्माण उद्योग। इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम इसको, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग इसको हम कह सकते हैं, विनिर्माण। यानी इसके अंतर्गत किसी न किसी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए अपन इसको विनिर्माण उद्योग इसको अपन कह सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, वस्तु का निर्माण किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में प्राकृतिक उत्पादों को बदलकर नई वस्तुएँ बनाई जाती है, यानी यहाँ उद्योग और उत्पादन से संबंधित है। ये थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है कि उत्पादन जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से कहाँ जुड़ा हुआ है, प्राथमिक से। लेकिन यहाँ पर भी कौन-सा उत्पादन हो रहा है? यहाँ थोड़ी गेहूँ की फसल निकाली जाती है। नहीं, प्रोडक्शन का मतलब और भी तो होता है, जैसे गाड़ियों का निर्माण हो रहा है। जैसे लोहा किसमें आ गया, प्राथमिक में, क्योंकि खनन किया जा रहा है उसका। उसकी सहायता से हम कोई गाड़ी बना रहे हैं। तो हम कहते हैं ना कि इस बार इस कंपनी ने, महिंद्रा कंपनी ने 1 लाख कार का प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया। उत्पादन तो हो ही रहा है ना? उत्पादन इसमें भी हो रहा है। उत्पादन इसके अंतर्गत भी हो रहा है। यहाँ पर उद्योग और उत्पादन से ही संबंधित है। इंडस्ट्री, है ना? सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट are transformed into new items. That means the sector include activities related industries and manufacturing. इसमें मैन्युफैक्चर हो रहा है, वस्तुओं का मैन्युफैक्चर हो रहा है। वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था, और यहाँ पर जो वर्ड हम काम में ले रहे हैं वो कौन-सा है, मैन्युफैक्चर। वहाँ प्रोडक्शन यूज़ में ले रहे हैं हम, यहाँ पर मैन्युफैक्चर शब्द हम काम में ले रहे हैं। दोनों ध्यान में रखना है। उदाहरण देखो कैसे, कपास किसमें आएगा? कॉटन किसमें आता है? कॉटन तो सर प्राथमिक में आता है। ज़मीन के साथ में जुड़ा हुआ कॉटन, यानी कपास तो ज़मीन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए किसमें आ जाएगा? प्राथमिक में आ जाएगा। इसकी सहायता से हम क्या बना रहे हैं? कपड़ा। यानी कोई वस्तु हम बना रहे हैं, और जब हम किसी वस्तु को निर्माण कर रहे हैं, तो वो किसमें आ जाएगा सर? वस्तु का निर्माण करते हुए तो वो डायरेक्ट किसमें चला जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में चला जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में चला जाएगा। एक उदाहरण, गेहूँ, गेहूँ तो ज़मीन के साथ में जुड़ा हुआ है, नेचर के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है, तो गेहूँ किसमें आ जाएगा? प्राथमिक, है ना? फर्स्ट सेक्टर जो हमारा है, प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा। और इससे हम आटा बना रहे हैं। सर आटा बना रहे हैं, कुछ ना हम कुछ बना रहे हैं, आटे से हम ब्रेड बना रहे हैं, वो किसमें आ जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा। तो गेहूँ, गेहूँ से हम आटा बनाए। लोहे, लोहा किसमें आ जाएगा? लोहा का माइनिंग हो रहा, खनन, खनन किसमें आता है? प्राथमिक में आता है। खनन किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ज़मीन। खनन यानी माइनिंग जो करते हैं, खदान से हम जो खनिज निकालते हैं, लोहा ये सब अपन निकालते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं, खनन कहते हैं। और लोहे, लोहा किसमें आ जाएगा? प्राथमिक में। और यहाँ से हम कोई औज़ार बना रहे हैं, है ना? कोई टूल्स बना रहे हैं। टूल्स किससे बना रहे हैं? आयरन से। अपन चीज़ बना रहे हैं, मिल्क से अपन क्या बना रहे हैं? चीज़। फर्नीचर है, ब्रिक्स है, ईंटें हैं, गाड़ियाँ, मोबाइल, ये सब जो बना रहे हैं हम, किसमें आ जाएगा? सेकेंडरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो परिभाषा याद कर लेना आपको कि प्राकृतिक उत्पादों को बदलकर
हम नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ये उद्योग या सॉरी ये जो क्षेत्र मुख्य रूप से उद्योगों के साथ में जुड़ा हुआ है, इसमें वस्तुओं को मैन्युफैक्चर किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को अपन औद्योगिक क्षेत्र भी या उद्योग क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको। और इसमें मशीनों का प्रयोग करते हैं, मशीनों की सहायता से हम किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। तो आपसे ये आ जाए कि मशीनों का प्रयोग किस सेक्टर में होता है? मशीनों का प्रयोग करके कहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आप बता दोगे द्वितीयक क्षेत्र में। ये क्या कर रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से कुछ वस्तुएँ को प्राप्त कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? घर बनाने में नहीं, कुछ कर रहा है। घर में कर सकता है, छोटी फैक्ट्रियाँ, बड़ी इंडस्ट्रीज़, इससे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से, प्राइमरी सेक्टर से जो हम रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, कच्चा माल लेके आ रहे हैं, उसको मशीनों की सहायता से किसी उद्योग, फैक्ट्री, कल कारखाने के अंतर्गत किसी नई वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं। कोई ना कोई वस्तु हम बना रहे हैं। तो इसको अपन क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, है ना? उसकी सहायक क्रियाएँ भी होती है खूब सारी। तो ये हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और कृषि क्षेत्र किसको कह देंगे हम? प्राथमिक को, क्योंकि कृषि के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है, जमीन के साथ में जुड़ा हुआ है, सीधी-सी बात है। और ये उद्योग के साथ में जुड़ा हुआ है, दूसरा पहला जमीन के साथ में, प्रकृति के साथ में, दूसरा उद्योग के साथ में। फैक्ट्री जहाँ पर नई वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, किससे? जो हमें प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल मिलता है, उसकी सहायता से। आगे देखो। इस क्षेत्र का विकास देश के आर्थिक विकास को गति देता है, क्योंकि यह रोजगार बढ़ाता है और उत्पादन भी बढ़ाता है। ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार भी हमें दे रहा है, उत्पादन भी इसमें हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। उदाहरण से कपास से सूत, सूत से कपड़ा, और ये प्रक्रिया द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। तो अपन ने कुछ ना कुछ कपड़े बनाते हैं, इन किसकी सहायता से बनाते हैं? कपास, कपास से किसी धागे का निर्माण किया जाएगा, सूत जिसको अपन कह रहे हैं धागा, और याम जिसको बोलते हैं, यान जिसको बोलते हैं, इससे अपन किसी कपड़े का निर्माण करते हैं। आसान सी बातें हैं। चलो, हम पहले में भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहे थे पहले में भी, ना गेहूँ ये सब उत्पादन कर ही रहे थे। दूसरे में हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रोडक्शन हम कर रहे हैं दोनों के अंतर्गत। चलो अच्छी बात है। तीसरा जो सेक्टर है हमारा, यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट लगा लेना। तीसरा जो सेक्टर है उसमें हम क्या करेंगे? किसी वस्तु का निर्माण हम नहीं करेंगे। कोई भी गुड्स का हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। गुड्स को हम नहीं बनाएँगे। फिर सर्विस, सेवा हम करेंगे। तीसरे के अंतर्गत जितनी भी सेवाएँ आती है, सेवा का मतलब क्या होगा? सर्विस का मतलब जिसमें कोई वस्तु नहीं बन रही है। जिसमें नहीं, क्या नहीं हो रहा है? कोई भी वस्तु नहीं बन रही है। ऐसा आ जाए कि ऐसा कौन-सा सेक्टर जिसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है, तो कौन-सा हो जाएगा आपका? टर्शीय सेक्टर हो जाएगा, है ना? टर्शीय सेक्टर इसमें हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा ये। तो ये देखो एक ट्रैक्टर है, इसका जो इसको चलाने वाले होते हैं, जिसको अपन ड्राइवर कहते हैं, वो किसमें आ जाएँगे? वो तो आ जाएँगे अपना जो तीसरा सेक्टर है, टर्शीय सेक्टर, उसमें आ जाएँगे। तो ये किससे रिलेटेड है कि इसके अंतर्गत किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करता है। वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का ये काम करता है। तो ये देख लेना। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है सर्विस सेक्टर। इसको अपन क्या कहेंगे? सर्विस सेक्टर इसको कहेंगे। एग्ज़ाम्पल ज़रूर याद करना है, ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, बसेज़ हो गया, ट्रेन आपका हो गया, ट्रक्स हो गए आपके, कम्युनिकेशन है, मोबाइल है, इंटरनेट है ना? आपका
ये डाक वाला हो गया, पोस्ट ऑफिस जिसको आप बोल सकते हो, ट्रेड है, आपके दुकानदार खूब सारे हैं, ओके? बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ओके? और इसके अलावा टूरिज़्म है, आपके होटल है। ये सब क्या कर रहे हैं? कोई भी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे, इनके द्वारा किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है। ये उदाहरण भी आपको ध्यान में रखने कि सर्विस सेक्टर में क्या-क्या आता है। अच्छे से कर ही लोगे आप? हाँ, कर लेंगे, क्या दिक्कत? आसान सा है ये तो। ये जो सेक्टर है, कौन-सा अपना टर्शीय तृतीयक क्षेत्र है, अन्य दोनों क्षेत्रों को सहायता करता है, हेल्प करता है ये। बिना सेवाओं के उत्पादन और वितरण संभव नहीं है, ये तो बड़ी बात है कि बिना सेवाओं के उत्पादन और वितरण संभव नहीं है। चलो, ये देखते हैं अपन और समझ में आ जाएगा। अभी हम समझेंगे, इस लाइन को अभी हम समझेंगे कि ये जो सेक्टर है अपना, तीसरा जो सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर जिसको अपन कह रहे हैं, इसके यदि ये नहीं होता है, तो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका वितरण आप कैसे करोगे? जैसे परिवहन के साधन ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट के कोई भी अपने पास में साधन नहीं है, ट्रक नहीं है, बस नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे? आपने गेहूँ का उत्पादन कर लिया, 1000 क्विंटल आपने उत्पादन कर लिया, लेकिन क्या खा जाओगे अपन ने? उसको ले जाने के लिए अपने को ट्रक ये सब चाहिए, काम करने वाले अपने को खूब सारे चाहिए। तो कैसे आप काम कर सकते हो? आपने पैसे भी कमा लिया, लेकिन पैसों का आप करोगे क्या? अच्छा खाओगे-पियोगे? कहाँ खाओगे? यदि तृतीयक अपना जो तृतीयक क्षेत्र यदि अपना होगा ही नहीं, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र यदि होगा ही नहीं, तो कैसे आप पैसे कमा लिया, उनको काम में कैसे लोगे? देखो और समझते हैं इसको। इसका वैल्यूज़ अब लगातार बढ़ रहा है, इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कॉल सेंटर, बैंकिंग है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आजकल खूब सारे हो गए ऑनलाइन जितने भी मोबाइल में आप दिन भर लगे रहते हो ना, आप जो पढ़ रहे हो ये भी क्या है सर्विस सेक्टर ही है। अरे हम क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं आप लोगों की। ये आप देख सकते हो। अब अपने को देखना है एक क्वेश्चन देखो 3 क्वेश्चन तो अपने पहले तैयार हो गए कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों की परिभाषाएँ, डेफिनिशन्स पूछी जाती है और उसके साथ में ही उनके एग्ज़ाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। 2-2, 4-4 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएँ आपसे पूछी जाती है। ये तो हो गए 3 क्वेश्चन ऊपर। अब है कि ये जो सेक्टर है अपना सर्विस सेक्टर है, ये उन दोनों से अलग कैसे है? प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग कैसे है? अलग कैसे है? पूछा जाता है आपसे 2 नंबर, 3 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान सा है। अब आप समझ ही गए होंगे अलग क्यों है? हाँ, समझ गए क्योंकि 2 ऊपर वाले जो अपन ने पढ़े थे प्राइमरी और सेकेंडरी 2 बोलूँ तो मतलब ऊपर वाले, कौन से जो शुरुआत में अपन ने पढ़े थे, उसमें किसी वस्तु का निर्माण हम कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे किसी ना किसी गुड्स का। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका तीसरा सेक्टर है, इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु को हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। ये क्या करेगा केवल उनकी हेल्प करेगा। गेहूँ का उत्पादन किया, उसको ट्रक में भर के ले गए कहीं पर। आपको कहीं जाना है, हवाई जहाज़ की व्यवस्थाएँ हैं। तो काम ये लोग कर रहे हैं लेकिन किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे। हम यहाँ पर कुछ बना थोड़ी रहे हैं। हम कुछ नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। कोई वस्तु हम थोड़ी बना रहे हैं। हम बैठे-बैठे यहाँ खड़े-खड़े आपके सामने ये कोई बोर्ड थोड़ी बना रहे हैं, हम थोड़ी बना रहे हैं इसको। ये तो पहले से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन किसमें होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी के अंतर्गत होगा। ये देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो उससे वस्तुओं को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अपने को क्या चाहिए? ट्रक चाहिए, ट्रेन चाहिए और अन्य जो साधन चाहिए, वो कौन उपलब्ध करवाएगा? तृतीयक हमने क्या पढ़ा? परिवहन, परिवहन के अंतर्गत तीसरा टर्शियरी सेक्टर आता है परिवहन में यानी सर्विस सेक्टर आता है। तीसरा उनको एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है। जैसे किसी वस्तु को आपने बनाया या आपने मान लेते हैं पंखे बनाए, फैक्ट्री में क्या बनाया? पंखा बनाइए, बोर्ड बनाया, लेके कहाँ से जाओगे? सर के ऊपर थोड़ी ऊँच के लेके जाओगे, है ना? तो उसके लिए क्या चाहिए आपको ट्रक, ट्रेन है, अन्य जितने भी साधन है, उन सब की आवश्यकताएँ होती है।
क्या लिखा है? थोक विक्रेता। थोक यानी होलसेल, अरे होलसेल होता है ना, होलसेलर होता है। और एक कौन-सा होता है? रिटेलर। रिटेलर जैसे आपके आस-पास जो दुकानें होती है ना, जो आप डायरेक्ट उनसे सामान खरीदते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिटेलर। और ये जो दुकानें खोल रखी है, ये जहाँ से माल खरीदते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? थोक विक्रेता, होलसेलर। अपन खरीदते हैं, उनसे उनको क्या बोलते हैं? रिटेलर यानी खुदरा विक्रेता। और ये दुकान वाले जहाँ से खरीदते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? होलसेलर। होल होल यानी बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं ये लोग। तो इन दोनों को सेवा कौन देगा? सामान लाना है, ले जाने के लिए क्या चाहिए उनके पास? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ चाहिए उनको, परिवहन के साधन चाहिए उनको। और ये कहाँ उपलब्ध होंगे? तृतीयक क्षेत्र में। पहला, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ये बात ठीक है। साथ में ही यहाँ पर इनको सहायता दे रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लाने, ले जाने के लिए। तीसरा है, ये और क्या कर रहा है? ये वेयरहाउस का निर्माण भी करता है। वेयरहाउस यानी जहाँ पर वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। वेयरहाउस खूब सारे बने होते हैं, हर जगह वेयरहाउस बने होते हैं। सुरक्षित रखा जाता है। गोदामों में सुरक्षित रखकर भंडारित करना पड़ता है। जैसे आपके पास में फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स को पहले क्या करेंगे? किसी कोल्ड स्टोरेज के अंतर्गत वेयरहाउस बने होते हैं, बड़े-बड़े भंडारण बने होते हैं। वहाँ पर बर्फ लगी होती है, पूरे में ठंडा-ठंडा कुछ होता है और उसमें फल को एक जगह रखा जाता है, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ऐसे ही दूसरे जो चीज़ें होती हैं, उनको भी कहीं न कहीं एक जगह सुरक्षित रखा जाता है। तो सुरक्षित रखने की जो जगह है, जिसको अपन वेयरहाउस कह रहे हैं, ये किसमें आ जाएगा वेयरहाउस? ये भी तीसरे क्षेत्र में आ जाएगा। अपना जो ट्रसरी है, उसमें आ जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है, वेयरहाउस आ जाएगा, तीसरे वाले में ही आएगा। इसके अलावा संचार, तो आपको जो व्यापारी होते हैं या वस्तुओं का प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, उनको लिए कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था करवाते हैं, वो कौन करवाएँगे ये? जैसे ये काम कर रहे हैं, इनको क्या सुनना है? म्यूज़िक सुनना है, तो म्यूज़िक कौन सुनाएगा? तीसरे टर्शरी सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में सुनाया जाएगा म्यूज़िक भी। बातचीत करनी है, इंटरनेट की सहायता से उनको कुछ रिसर्च करना, कुछ देखना है, सामान की कोई डीलिंग करनी है उनको, सब खरीदना है, बेचना है। तो जितना भी काम होता है किसके माध्यम से होगा? तीसरे सेक्टर यानी अपना तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के माध्यम से होगा। तो टेलीफ़ोन पर बात करना है आपका, एक्सचेंज मैसेज हो गया यूज़िंग, और इंटरनेट आपका हो गया, इन सबको हम यूज़ में लेंगे। और काम करने के लिए आपके पास में क्या चाहिए? पैसा। पैसे ही बिना थोड़ी कुछ होता है। तो पैसा भी आपको ये लोग देंगे, कौन देंगे? बैंक। और बैंक किसमें आएगा? सर बैंक तो आएगा सर्विस में, क्यों? क्योंकि ये किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर रहे, जो भी वस्तु का निर्माण नहीं करते उसको अपन सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में लेके आते हैं। तो ये बैंक और फाइनेंस सर्विसेज़, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज़ का भी काम करते हैं। ओके? तो ये सब देख लेना कि अलग क्यों है? अलग क्यों है, समझ गए? हाँ जी, समझ गए। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, संचार है, वेयरहाउस है, और प्राथमिक द्वितीय के अंतर्गत आपने कुछ और चीज़ें भी आपने अभी देखी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया। इनमें रिलेशन देख लेते हैं तीनों के बीच में, कि संबंध क्या है? अभी तक आपने पढ़ा कि 3 सेक्टर होते हैं, और तीनों सेक्टर के बाद में हमने कि तीसरा जो सेक्टर है, वो ऊपर वालों दोनों से अलग क्यों होता है? इतना ही तो पढ़ा अभी। अभी तक तो ये मानो कि अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं। अभी तक जो पढ़ा है ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन्स थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम समझ रहे हैं। ये थोड़ा-सा देखो एक बार। यहाँ क्या लिखा है? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, कच्चा माल, कच्चा माल। कच्चा माल कहाँ जाएगा? उद्योग में। यहाँ क्या किया जाएगा? मैन्युफैक्चर, इससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाएगा, है ना? मैन्युफैक्चर, और इससे क्या बन जाएगी? किसी वस्तु का निर्माण होता है। क्या हो जाएगा इससे? किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे कच्चा माल क्या हो गया? कपास हो गया, कपास। ये उद्योग में लेके गए और उद्योग में लेके यहाँ क्या बना दिया? कपड़ा बना दिया गुरुजी।
कपड़ा बन गया, कपड़ा क्या आपको देने के लिए आएँगे क्या फैक्ट्री वाले? नहीं, वो कहाँ जाएँगे सबसे पहले होलसेलर के पास में यानी थोक विक्रेता के पास में जाएगा कपड़ा, खूब सारा खरीदेंगे वो, एक बड़ा गाड़ी मँगवाएँगे और इन होलसेलर से कौन खरीदेगा? खुदरा विक्रेता, यानी आपके आस-पास जो दुकान है ना, वहाँ आएगा और फिर गाड़ी में बैठ के ये सामान कहाँ से आ रहा है? गाड़ी में आ रहा है ये, ऐसे नहीं आ रहा है। देखो ये प्राथमिक हो गया, प्राइमरी सेक्टर, ये आपका सेकेंडरी के अंतर्गत आ गया, ओके? ये दोनों सेकेंडरी के अंतर्गत आ गए और ये जो सामान आ रहा है, ऐसे आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं आएगा, गाड़ी से आ रहा है, सड़क के माध्यम से आ रहा है, ये किस में आ गया? तीसरा क्षेत्र आ गया आपका और ये आप तक पहुँच गया, कस्टमर डिमांड यानी जो आप कस्टमर हो, उपभोक्ता हो, आप तक ये आ गए। आप क्या हो? सर हम तो उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं हम, ये आप तक आ गया। अपन क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशन पढ़ रहे हैं तीनों के बीच में। रिलेशन तो बहुत अच्छा है, सीधी-सी बात है, रिलेशन कैसा है? तीनों एक-दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। यदि एक भी यहाँ पर गायब कर दोगे आप, तो पहला और तीसरा काम नहीं करेगा। तीसरों को काम कर दिया तो पहला दूसरा क्या ही करेगा? पहला ही नहीं रहेगा तो आगे वाले तो करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। तीनों एक-दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, ये सर्किल चलेगा। ओके? तीनों एक साथ जुड़े होते हैं। लिखा हुआ है कि प्राथमिक जो क्षेत्र है कच्चा माल देता है, रॉ मटेरियल कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर, समझ गए इतनी बात? उसके बाद में इस रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करते हैं किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। इसमें किसमें फिनिश्ड में? फिनिश्ड गुड्स में। ये किसी दूसरी वस्तु में हम बदल रहे हैं। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश में अलग मिल जाएगा आपको सेपरेट और हिंदी में आपको अलग से मिल जाएगा। ये आपको डबल-डबल वाला नहीं मिलेगा, जिसको हिंदी में पढ़ना है उसको हिंदी में अलग से मिल जाएगा, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है केवल इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ आप दोनों में समझ सकते हो। तो इसमें माल को तैयार करके हम किसी वस्तु का निर्माण हम कर रहे हैं और ये जो आपका तीसरा सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, ये वस्तुओं को ग्राहक तक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता तक पहुँचा रहा है। एक तो आपको कच्चा माल दे रहा है, दूसरा बना रहा है वस्तु और तीसरा पहुँचा रहा है। तीनों एक-दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। याद कर लो कि तीनों में कैसा संबंध है? तीनों एक-दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा उससे किसी वस्तु का निर्माण करता है और तीसरा उस वस्तु को आप तक पहुँचाता है। तीनों एक-दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अब देखो यदि किसी एक भी सेक्टर में प्रॉब्लम होती है, किसी एक क्षेत्र में रुकावट आती है, तो अन्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी एक-दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। कैसे हैं? डिपेंड्स लिखा हुआ ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। डिपेंड है, एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक नहीं रहेगा, दूसरे काम नहीं करेंगे, दूसरा नहीं रहेगा, पहला तीसरा काम नहीं करेगा, तीसरा नहीं रहेगा, पहला दूसरा काम नहीं करेगा। तीनों एक-दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे 2 चप्पल होती है, हाँ सर 2 चप्पल होती है, दोनों पहनना पड़ता है, हाँ। एक के बिना क्या दूसरा कोई काम का है? नहीं सर, एक के बिना दूसरा कोई काम का नहीं है, दोनों एक-दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। समझ गई? जी, समझ गई। तो हमने कुछ अच्छी बातें की अभी तक, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखे, ये सभी क्वेश्चन ही है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। कि the three sector are interrelated, all three sector have a deep connection with another। तीनों एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, इनके बीच के रिलेशन को बताइए। अच्छा क्वेश्चन बनता है। घुमा फिरा के कैसे पूछे आपको तो ये सुंदर सा एक चित्र भी बना सकते हो आप। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। 3 नंबर में है तो क्या शानदार आंसर आपका बनेगा, है ना? लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या ऐसी-ऐसी चीज़ें आप लिखोगे ना अपने क्वेश्चन के अंतर्गत, ये आपको ऐसे नहीं बताया है क्वेश्चन में भी इसको लिख के आना ऐसा कैसा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने वालों को, आगे पढ़ेगा ही नहीं वो। इतना ही देखेगा, 3 में से 3 नंबर दे देगा, 2 का होगा 2 नंबर दे देगा, 2 में तो इतना बड़ा नहीं लिखना होता है, 3 नंबर में आता है डायरेक्ट 3 नंबर है। बस इतना सा आपने लिख दिया, नीचे क्या लिखा है अगला नहीं पढ़ेगा, बस इतना पढ़ेगा ऊपर वाला। अगले को टाइम थोड़ी रहता है इतना पढ़ने के लिए, है ना? चलो आगे देखते हैं, एक बार इसको रीड कर लीजिए।
चलो आगे हम देखते हैं। अब ये तो हो गया कि हम कुछ-कुछ बना रहे हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हम लेके जा रहे हैं, लेकिन इसे अपने को पता कैसे चलेगा कि इनका टोटल वैल्यू कितना है? अब हम क्या करेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे। ये तीनों जो सेक्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करें? ये अपने को देखना है कि इन तीनों को हम कैलकुलेट गणना कैसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो हर उत्पादन का मूल्य जोड़ना मुश्किल है क्योंकि देश में हजारों प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है। इसलिए हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या लिखा हुआ है? अंतिम वस्तु और सेवाएं। फिर ये अंतिम वस्तु और सेवा क्या होती है? क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप गणना करते हो, कैलकुलेट करते हो तीनों सेक्टर का, तीनों क्षेत्रों का, तब उसको आप कैसे काउंटिंग कैलकुलेट आप कैसे करोगे? तो हम कहेंगे कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है, केवल हम उसी को काउंट करेंगे। समझते हैं अब? ये नाम अंडरलाइन किसको करना है यहाँ पर? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करेंगे। We calculate only the value of final goods and services. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम काउंट करेंगे और किसी दूसरे को नहीं। कैसे? Why do we count only final goods? अब फाइनल गुड्स क्या होता है ये देख लीजिए पहले तो। फाइनल गुड्स क्या होता है? खेत में क्या होता है सर जी? खेत में तो गेहूं होता है, चावल भी होता है। चलो, गेहूं और चावल होता है। इससे क्या बना सकते हैं सर जी? इससे आटा बना लेंगे। और आटे से क्या बनाएंगे? आटे से कुछ और इसमें ऐड करेंगे, कुछ चीनी ऐड करेंगे, है ना? कुछ और भी कुछ इसमें डालते होंगे। इससे तो हम बिस्किट बनाएँगे। अच्छा जी, बिस्किट बनाओगे? हाँ जी। और ब्रेड हम बना लेंगे इससे। ब्रेड हम बना सकते हैं, बिस्किट है, ब्रेड हम बना सकते हैं। गेहूँ, चावल, आटा, चीनी, बिस्किट, ब्रेड हम बना रहे हैं। कुछ मशीनों का भी प्रयोग हम करेंगे इसमें। किसका प्रयोग करेंगे? मशीन का भी हम प्रयोग करेंगे। हाथ से थोड़ी बिस्किट ये सब बनेगा, मशीन्स का हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर गेहूँ और चावल हमने लिए ₹30 का। कितने का लिया? ₹30 का। गेहूँ चावल हमने लिया। उसके बाद में हमने लिया आटा, बन गया चीनी, मशीन, इन सब का खर्चा कितना आया? ₹30। ₹30 खर्चा ये आ गया। और उसके बाद में हमने एक खूब सारे बिस्किट बनाए जिसकी वैल्यू कितनी थी? ₹100। ₹100 थी। अब हम क्या क्या रहे हैं? कैलकुलेट हम करेंगे। किसको? अंतिम। अब आप ये बताइए अंतिम वस्तु कौन-सी है? सर यही है अंतिम तो। अंतिम वस्तु कौन-सी होती है जिसको कंज्यूमर यूज़ में ले सकता है, जिसको उपभोक्ता यूज़ में ले सकता है, प्रयोग में ले सकता है। जैसे पंखा चल रहा है, पंखा का आप यूज़ में ले सकते हो। ये बोर्ड हम काम में ले रहे हैं। और इसमें खूब सारी चीज़ें लगी है, अपने को क्या बनना है? इन सबको मिला के एक बोर्ड बनता है, उसको हम यूज़ में ले रहे हैं। अंतिम वस्तु कौन-सी होती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिसको कंज्यूमर डायरेक्ट यूज़ में ले सकता है। ये पेन है, इसको हम यूज़ में ले रहे हैं। क्या-क्या मिला होगा? हमें क्या मतलब है? ये क्या है? फाइनल गुड्स है, जिसको हम यूज़ में ले रहे हैं। गुड़, शक्कर, शुगर, इनको हम क्या ले रहे हैं? डायरेक्ट यूज़ में ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु हो गई। इसका मूल्य कितना है? 100। कैलकुलेट हम करेंगे, किसको कैलकुलेट करेंगे? केवल इसको। हम इसको शामिल करेंगे, इसको और इसको हम शामिल नहीं करेंगे। किसको शामिल करेंगे? ₹100 को। सर ये तो गलत है ना? कैसे गलत है? अ,
गलत कब होगा जब हम इसको भी शामिल कर लें 30 प्लस 100 तीनों को शामिल करोगे आप तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी कैलकुलेशन गलत क्योंकि आपने जब किसी गुड्स सर्विस यानी किसी वस्तु का निर्माण आपने किया है गुड्स को बनाया है आपने तो ये उसमें शामिल है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल शामिल है। ये 30 रुपए वाला सामान इसमें शामिल है कि नहीं? हाँ सर, ये भी शामिल है। इन दोनों को हम पहले इसमें शामिल करके चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम ब्रेड लेने के लिए जाएँगे, तो हमें ब्रेड का भी पैसा ले लेगा वो और फिर बोलेगा कि इसमें आटा भी लगा है गेहूँ का, उसके पैसे में 30 रुपए अलग से दो। फिर बोलेगा कि इसमें हमने मशीन है, कुछ चीनी और कुछ घी, कुछ डाला इसमें, काजू बादाम भी डाला हमने, उसके पैसे अलग से दीजिए, 30 रुपए और दीजिए हमें। अच्छा जी। फिर बोलेगा इतनी दूर से हम लेके आए 5-10 रुपए हमें वो भी दो। फिर बोलेगा हमारी कमाई भी हमें दो और हमें आप इन सबको मिला के 100 तो ये दो और ये भी दो अलग से। ऐसे नहीं होता है। दुकानदार क्या देगा आपको? उसके ऊपर लिखा होता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस अधिकतम खुदरा मूल्य ₹100 हम उसको ₹100 देंगे। 100 से कम ले सकता है, ज़्यादा नहीं। हम उसको देंगे और वो अपनी वस्तु हो जाएगी। आप इनके अलग-अलग थोड़ी देते हो, ये थोड़ी मिला के आप पैसे देते हो। क्यों नहीं देते? जब हम ब्रेड ले रहे हैं, तो ये दोनों पहले से ही शामिल है। यदि हम इसको फिर से शामिल करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोहरी गणना हो जाएगी। दोहरी गणना हो जाएगी। अरे! दोहरी गणना थोड़ी करनी है आपको। दोहरी गणना मतलब इसको भी शामिल कर लिया, इसको भी शामिल कर लिया, इसको अलग से शामिल कर लिया हमने। दोहरी गणना हो जाएगी, डबल काउंटिंग। तो इससे बचने के लिए कि ये दोनों रिपीट नहीं हो जाए, फिर से नहीं जुड़ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे केवल इसको शामिल करेंगे। ये जाओ हमें क्या मतलब ये शामिल कर लेंगे लास्ट में, बच जाएँगे हम। जी सर, समझ गए। नहीं समझे हो तो उदाहरण भी दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि हम मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी जोड़ दें, दोहरी गणना हो जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स अब ये कौन-सी होती है? अरे वो ही होता है इंटरमीडिएट गुड्स से। आपने ब्रेड बनाया उससे पहले जो आप काम में ले रहे हो, क्या ले रहे हो? चीनी ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, मशीनों का प्रयोग हम कर रहे हैं, फैक्ट्री में लगा रहे हैं, मशीनों का प्रयोग हो रहा है। ये सब क्या हो गई? इंटरमीडिएट यानी ये सब क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तुएँ। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी जोड़ देते हैं, तो गणना तो दोहरी गणना हो जाएगी। किसी वस्तु को जब हम बनाते हैं, उसको बनाने के लिए जिन-जिन रॉ मटेरियल्स, मशीन, प्रॉफिट को हम शामिल करते हैं, वो सब क्या हो जाएगी? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी, उसको हम फिर से नहीं ऐड करेंगे। क्यों नहीं हो जाएँगे? डबल काउंटिंग हो जाएगी, दोहरी गणना से बचने के लिए हम इसको हटा देंगे। समझ गए होंगे? सर जी, समझ तो रहे हैं थोड़ा-थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए। लीजिए आपके लिए एक शानदार उदाहरण। उदाहरण क्या है? उदाहरण में लिखा है कि मान लीजिए किसान गेहूँ उगाता है और उसे 20,000 में बेच दे। आटा मिल वाला उससे आटा बनाएगा और कितने में बेच देगा? 25,000 में। फिर दुकानदार वही आटा उपभोक्ता को 30,000 में बेच देता है और यदि हम तीनों को जोड़ दें तो कुल 75,000 होता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि गेहूँ का मूल्य 3 बार गिना गया है। सही तरीका क्या है? केवल अंतिम वस्तु का मूल्य 30,000 गिना जाए क्योंकि इससे पहले के दोनों चरणों का मूल्य भी शामिल है। हाँ, सर ये तो समझ में आया गया। आ गया क्या? हाँ सर, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। देखो, गेहूँ कितना था? ₹20,000 का। एक व्यापारी ने खरीदा और इससे क्या बना लिया इन्होंने आटा? ₹25,000 का आटा बना लिया इन्होंने। क्या बना लिया इन्होंने देखो, क्या लिखा हुआ है? आटा बना लिया और आटे को कितने में बेचता? 25,000 में और फिर वो अपने को कितने में मिलेगा? 30 में। 20 में एक गेहूँ था। क्या था? 20,000 का गेहूँ। फिर एक व्यापारी है, उसने 25,000 का बना लिया। क्यों बना लिया? आटा बना लिया। ये क्या होगा? गेहूँ का आटा। और फिर दुकानदार के पास में गया और दुकानदार ने इससे कितने रुपए कमा लिए? ₹30,000।
यानी अपने को बेच दिया, 1-1 बोरा बेच दिया, 50 किलो, 1 क्विंटल, 20 किलो, 50 किलो बेच के वो कितना कमा लिया दुकानदार इससे? हाँ, इससे कमा लिया 30,000। जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, रिटेलर है, इससे 30,000 कमा लिया। तो ये 30,000 क्या है? ये अपन यूज़ में ले रहे हैं सीधा। 30,000 क्या हो गया ये? अंतिम वस्तु हो गई। हाँ, ये तो अंतिम वस्तु हो गई। ये क्या हो गई? अंतिम वस्तु हो गई। ये क्या हो गई? अंतिम वस्तु हो गई। तो हम जब गणना करेंगे तो केवल इस 30,000 को शामिल करेंगे, इन दोनों को हम शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आप इसको भी शामिल करोगे 20,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 तो कितना हो जाएगा? 30, 50, 70, 75 75,000 हो जाएगा। इतना थोड़ी होता है। क्योंकि इस 30,000 में गेहूँ, आटा ये सब मिक्स है, पहले से शामिल है इसका मूल्य। मूल्य तो कितना था? 20,000 था और अपने को कितना चुकाना पड़ रहा है? 30,000 चुकाना पड़ रहा है क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया हो गई। इसमें जो फैक्ट्री मालिक है वो भी कमा रहा है, दुकानदार भी कमा रहा है। तो 20,000 का सामान अपने तक आते-आते 30,000 का हो रहा है। केवल हम इसको गिनेंगे, ये सब पहले से इसमें शामिल है। ये सब किसमें आ जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ये सब क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं। यदि हम इसको शामिल कर लेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग, दोहरी गणना हो जाएगी। तो दोहरी गणना से बचने के लिए, किससे बचने के लिए? दोहरी गणना से बचने के लिए केवल हम अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल कर रहे हैं। ये बहुत छोटी बात है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसमें, है ना? इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अब है कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड इनकम। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, पहला, दूसरा और तीसरा सेक्टर, क्षेत्र, तीनों में जो उत्पादन हो रहा है उसको हम काउंटिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, किसको? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या पूछा जाता है? सकल घरेलू उत्पादों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए किसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। होता क्या है ये देख लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, होता क्या है? क्या लिखा है? 1 वर्ष। याद रहेगा कितना टाइम पीरियड? 1 वर्ष। किसी देश की सीमाओं के भीतर, यानी हमारा जो देश है उसकी बाउंड्री के अंतर्गत, जैसे भारत है, 1 वर्ष के अंतर्गत उसकी जो बाउंड्री है उसके अंतर्गत सभी वस्तुओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। क्या मूल्य? मौद्रिक मूल्य। उसको अपन क्या कहेंगे? जीडीपी। सर हमें तो ये याद नहीं हो रही, ये देख लीजिए याद नहीं हो रही। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन, द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन प्लस तृतीय क्षेत्र का उत्पादन, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? जीडीपी। अभी समझेंगे और समझेंगे। परिभाषा कैसे याद करोगे? सर अभी हम याद करवाएंगे आपको। क्या लिखा गया है? 1 वर्ष। ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक वित्त वर्ष होता है। भारत में वित्त वर्ष की शुरुआत कब होती है सर? ये तो हमें भी नहीं होता, ये सब क्या बातें बता रहे हैं? याद नहीं करना है। 1 अप्रैल से 30 मार्च, 31 का महीना होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये तो हो गया 1 वर्ष के अंतर्गत। इस देश की बाउंड्री के अंतर्गत, हमारी देश की सीमा, इस देश की बाउंड्री के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होता है उस उत्पादन की वैल्यू, किसकी वैल्यू? वस्तु, गुड्स प्लस सर्विस, वस्तु और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। एक देश की जो बाउंड्री होती है, एक वर्ष के अंतर्गत उसमें जितनी भी वस्तुएँ, गुड्स एंड सर्विस होती है, वस्तु और सेवा होती है, उन सब का हम मूल्य यदि हम जोड़ देते हैं, तो उसको अपन कहेंगे
क्या? क्या कहेंगे हम? उसको तो सर हम कहेंगे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। समझ गए? हाँ सर, अब समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर वस्तु और सेवा कौन-सी होती है? वस्तु और सेवा कौन-सी होगी? अंतिम वस्तु, अभी हमने बात किया था ना। अरे ये तो समझ गए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। अभी हमने उदाहरण लिया था फाइनल गुड्स एंड सर्विस से। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य हम जोड़ देंगे, तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। परिभाषा याद कर लेना जीडीपी के अच्छे से। अब है कि जीडीपी से हमें पता क्या चलता है? क्वेश्चन आता है, क्या पता चलता है आपको जीडीपी से? सर हमें ये पता चलता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र के अंतर्गत कितना-कितना उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, योगदान कितना है। यानी अपने देश को विकसित करने में, विकास करने में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी पहला, दूसरा और तीसरा जो क्षेत्र होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र होता है उसका योगदान कितना है। योगदान का हमें पता चलता है, ये अच्छी बात है। हमें ये भी पता चलता है कि हमारे देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल। देश की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी का पता चलता है और लोगों के पास कैस पैसे कितने हैं, इसका भी हमें पता चलता है। मतलब उत्पादन हम सब कुछ जोड़ रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि हमारे पास में कितने सारे पैसे हैं, हर लोगों के पास कितने पैसे हैं। खूब सारी जीडीपी बढ़ रही है मतलब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तो हम सोचेंगे कि हम मानेंगे कि देश बहुत विकास कर रहा है। हमें ये भी पता चलेगा कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है देश का विकास करने में, द्वितीय का कितना है और तृतीय का कितना है। तीनों का योगदान कितना है देश का विकास करने में, सब बातें अपने को पता चल जाएगी। चलिए इतना आपने पढ़ लिया है अभी। अब देखते हैं कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए। ऑल थ्री सेक्टर्स आर द पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी, तीनों ही पिलर होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र का जो योगदान के साथ समय बदलता रहता है या योगदान समय के साथ बदलता रहता है। कभी एक समय था जब हम आज़ाद होते थे, तो प्राथमिक जो क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र उसका योगदान ज़्यादा होता है, अभी हम पढ़ेंगे। जैसे-जैसे देश का विकास बढ़ होता है, कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है और उद्योग व सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। ये बहुत शानदार चीज़ है, इसको हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, खेती एग्रीकल्चर से हम खूब सारा उत्पादन तो कर लें, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे आपने एक खेत है 10 बीघा खेत है और उसके अंदर अगर मान लेते हैं 50 क्विंटल गेहूँ आपने उत्पादन कर लिया, खूब सारा हो सकता है, 50, 100 भी हो सकता है। लेकिन 50 या 100 क्विंटल आपने उत्पादन किया, उससे आपको पैसा कितना मिलेगा? अब सोचिए कितना पैसा कमा लोगे आप 100 क्विंटल से? 3000 का भाव मान लेते हैं गेहूँ का। दूसरी तरफ आप देखो आपने किसी उद्योग के अंतर्गत क्या बनाया, एक मोबाइल बनाया एप्पल का, 2-2 लाख, 1.5 लाख रुपए के मोबाइल बन रहे हैं। 4-5 मोबाइल आपने बना लिया, उनका वैल्यू कितना सारा होता है। आपने एक हवाई जहाज बना ली, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। कई हज़ारों बीघा में आप काम करोगे तब आपसे एक हवाई जहाज का खर्चा निकलेगा। तो शुरुआत के अंदर के जो देश गरीब होते हैं, प्रारंभिक के दौर में होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कौन-सा काम करेंगे? कृषि क्षेत्र में। उसके बाद थोड़े-थोड़े पैसे आएँगे, वो उद्योग इंडस्ट्री में जाएँगे, उसके बाद में केवल सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करेंगे। क्योंकि मेहनत सबसे ज़्यादा किसमें होती है? कृषि में होती है और जहाँ पर मेहनत ज़्यादा होती है, वहाँ पर पैसा कम मिलता है। क्या ये बात सही है? देखो, कृषि क्षेत्र में शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है और जो सेकेंडरी और मुख्य रूप से आपका टर्शियरी है, तीसरा जो सेक्टर है, उसमें क्या काम में आएगा ज़्यादा? माइंड और जहाँ पर माइंड हम यूज़ में लेंगे, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। कम समय में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, जहाँ पर आप माइंड काम में लेते हो। तो कोई भी देश है प्रारंभ में किस क्षेत्र में काम करता है? एग्रीकल्चर में और उसके बाद में सेवा और इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में काम करेगा, फिर सेवा में काम करेगा। आगे हम इसको देखेंगे और डिटेल से। यदि आपसे पूछे कि भारत जब आज़ाद होता है, तो शुरुआत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है? तो हम कहेंगे कि आज़ादी के समय भारत में सबसे बड़ा जो योगदान था, किसका था? एग्रीकल्चर का था। एग्रीकल्चर सेक्टर।
किसका था शुरुआत में आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के बाद में, आज़ादी के बाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था? हम क्या कर रहे हैं? योगदान, कंट्रीब्यूशन, जीडीपी की हम बात कर रहे हैं। जीडी मतलब सबका वैल्यू हम मिला देंगे, मूल्य हम मिला देंगे। यदि आपसे वर्तमान में पूछे, प्रेज़ेंट टाइम में पूछे वर्तमान में, तो हम कहेंगे कि आज के समय में सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा। शुरुआत में आज़ादी के समय सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? कृषि का, यानी प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, और आज के समय में टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछे कि यदि अपने देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक प्रगति है, उसका अंदाज़ा किससे लगाओगे आप? जीडीपी से। मोदी जी भाषण देते हैं, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, इतना ट्रिलियन जी हो गया हमारा इकोनॉमी। यही तो है जीडीपी। देखते हैं वो कितना हो गया तीनों का मिला के। जो 3 सेक्टर होते हैं, इन तीनों के वैल्यू को मिलाया जाता है जीडीपी के अंतर्गत। इसको काउंटिंग कौन करता है? ना जीडीपी को कौन, ये सब कौन काम करता है? तो सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है इसमें खूब सारे, वही लोग ये सब काम करते रहते हैं, है ना? इस फैक्ट को भी थोड़ा देख लीजिए। चलिए इसको और देख लेते हैं, ये हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। आप सामान्यतः इस प्रकार के टॉपिक पढ़ते नहीं हो, अभी हम पढ़ेंगे इसको, देख लीजिए इसको। ये देखो, हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कोई भी देश जब विकसित होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था में 3 चरण आते हैं। कोई भी कंट्री है वो डेवलप करता है तो उसमें 3 स्टेज से होके गुजरता है, पासेस इन 3 सेक्टर्स, 3 स्टेजेस। स्टेज कितने होंगे? 3 स्टेज होंगे। कोई भी देश जब विकसित होता है, डेवलप्ड होता है, क्या होता है? डेवलप्स होता है, डेवलप हो रहा है कोई भी कंट्री, जैसे अमेरिका का हम उदाहरण लो। यदि कोई भी देश विकसित है, डेवलप है, तो वो 3 स्टेज से गुजरता है। तीनों को अपने को समझना है। तो शुरुआती दौर में जब वह देश डेवलप नहीं हो पाया है, प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत वो देश किसमें लोग काम करेंगे? एग्रीकल्चर में। शुरुआत में कोई भी देश जब प्रारंभिक अवस्था में होता है, कोई भी देश प्रारंभ में क्या होता है? गरीबी होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में कोई भी देश शुरू कहाँ से करेगा? एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से। उसके बाद में जब उसके पास थोड़े पैसे आ जाएँगे, पैसा कमा लेगा, तो वो क्या करेगा? इंडस्ट्री, उद्योग विकसित करेगा वो। तो अब लोग वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर देंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फैक्ट्री के अंतर्गत। शुरुआत में काम कहाँ कर रहे हैं? कृषि में, उसके बाद में उद्योगों में काम करना शुरू कर देते हैं वो लोग। इसमें कम होते जाएँगे, इसमें लोग बढ़ जाएँगे। पैसे आ रहे हैं खूब सारे। अब देखो आगे इसमें तीसरा, उसके बाद में देश थोड़ा और बढ़ जाता है, खूब सारे पैसे आ जाते हैं। देखिए पहला जो सेक्टर उसमें ज़्यादा मेहनत है, पैसा कम है। दूसरे में मेहनत बराबर पैसा है और तीसरे में कम मेहनत में बहुत सारा पैसा है। इसलिए जब देश आगे बढ़ता है तो सेवाओं की माँग बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसे आ गए, डिमांड्स खूब सारी हो रही है, उनको होटल चाहिए, खाना खाने के लिए अच्छा, हाँ, रेस्टोरेंट, होटल इससे ये सब चाहिए, बैठने के लिए हवाई जहाज़ चाहिए, पैदल थोड़ी जाएँगे, छोटी-छोटी कारों में थोड़ी जाएँगे ये, उनके लिए हवाई जहाज़ चाहिए, समुद्री जहाज उनको चाहिए, एसी उनको चाहिए, है ना? बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ उनको चाहिए अब। ये सब किस में आ गई? ये आ गए सर्विस सेक्टर में। तो एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, कम्युनिकेशन
इनकी वैल्यू अब बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड ज़्यादा की जाती है और वह इकोनॉमी कैसी हो जाती है अब सर्विस बेस्ड हो जाती है, सेवा आधारित हो जाती है। समझ गई? जी सर, समझ गए। देखो, सबसे पहले लोग किस सेक्टर में काम करते हैं? प्रारंभिक अवस्था में कोई भी देश कैसा होता है? कृषि क्षेत्र में होता है। उसके बाद में कृषि से इंडस्ट्री, उद्योग में और उसके बाद में उद्योग के बाद में सेवा। अमेरिका आजकल किसमें है? इसमें ज़्यादा अमेरिका। जितने भी डेवलप कंट्री है, अमेरिका है, जापान तो मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा कर रहा है। जितने भी विकसित देश आज के समय में ये इस सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में ज़्यादातर काम कर रहे हैं। लेकिन एक समय था अमेरिका एग्रीकल्चर में था, उसके बाद थोड़े पैसे आए, वस्तुओं का निर्माण करने लग गए, वो इसमें चले गए। उसके बाद लोगों ने माँग की अच्छी-अच्छी चीज़ें चाहिए उनको, सेवाएँ चाहिए उनको, तो वो किसमें चले गए? इस सेक्टर में वो चले गए, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत वो लोग चले जाते हैं। ओके? तो ये जो क्रम है आपको ध्यान में रखना है, कैसे-कैसे आगे बढ़ रहा है ये। पढ़ लोगे? कि हिस्टोरिकल चेंज ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे-कैसे होता है? आसान सा टॉपिक है ये तो, कुछ नहीं है। जी सर, कुछ नहीं है। आप बोल रहे हो तो मान ही लेते हैं। क्वेश्चन है कि जो टर्शरी सेक्टर है, तीसरा क्षेत्र है, उसका वैल्यू इतना क्यों बढ़ रहा है भई? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे का वैल्यू बढ़ने के कारण क्या है? तीसरा जो क्षेत्र है, उसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है, अपने को ये देखना है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू अब क्यों बढ़ रही है लगातार। तो डिमांड बढ़ रही है, सबको क्या चाहिए सर? सबको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ, बैंक, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जैसी सेवाओं की माँग बढ़ रही है। तीसरा क्षेत्र क्यों बढ़ रहा है टर्शरी सेक्टर इतना डिमांड में क्यों है? क्योंकि लोगों को सर्विस चाहिए आज के समय में। लोगों के पास पैसे आ गए और पैसे आएँगे तो क्या सेवा करवाएँगे कि नहीं? करवाएँगे। अच्छी स्कूलों में जाएँगे, हॉस्पिटल चाहिए उनको बड़े-बड़े, डॉक्टर चाहिए उनको बड़े, बैंक चाहिए उनको, परिवहन के साधन चाहिए, कम्युनिकेशन मोबाइल ये चाहिए, इंटरनेट उनको चाहिए। पैसे खर्च तो करेंगे ना कहीं न कहीं। तो इनकी माँग बढ़ गई मतलब सर्विस सेक्टर डिमांडफुल है, डिमांड उसकी माँग ज़्यादा हो रही है। दूसरा देखो ये जो तीसरा सेक्टर है वो उद्योग और कृषि को सहयोग करता है। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर को क्या करता है हेल्प करता है कि नहीं? मैंने अभी बताया कि उद्योग और कृषि बिना सर्विस सेक्टर के काम ही नहीं कर सकते। अभी हमने बात भी किया था ऊपर को कि कोई सामान बनाया उसको ले जाने के लिए तो साधन चाहिए और साधन कहाँ मिलेंगे? साधन तो सर उसी में मिलेंगे। इसमें और बेहतरीन काम करना है, रिसर्च करना पड़ेगा जैसे कोई बड़ी मशीन उनको बनानी है। मशीनें तो बना ली लेकिन उसका रिसर्च जो किया जाता है साइंटिस्ट करेंगे। साइंटिस्ट किसमें आएँगे सर वो तो सर्विस सेक्टर में आएँगे। तो हेल्प करता है सेवा क्षेत्र किसको? इन दोनों को। आजकल जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ रही है जैसे पुलिस चाहिए, बैंक चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इनकी माँग भी बढ़ रही है। और ये सब भी किसमें आएँगे? सर्विस सेक्टर में आएँगे, पुलिस भी आपको चाहिए, है ना? और आज के समय में जितनी भी टेक्नोलॉजी है और सूचना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपके समय में मॉडर्न टेक्निक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। इंटरनेट, कॉल सेंटर, आईटी कंपनीज़, ई-कॉमर्स इन सब ने सेवा क्षेत्र को नई ऊँचाइयाँ दी है। इनकी वैल्यूज़ भी बढ़ रही है, इसलिए जो तीसरा सेक्टर है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। उसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है आपको ये सब पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे। आसान सा ही है। अरे! आप इन सब का प्रयोग करते हो कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा-थोड़ा तो प्रयोग करते ही हैं। कहाँ गया? ये रहा कि आज के समय में जो टर्शरी सेक्टर है, तीसरा सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं सर्विस की। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एंड कृषि में हेल्प करता है। इनका अलग-अलग करके लिख सकते हो। उद्योग में सहयोग, दूसरा कृषि में सहयोग, तीसरा अलग करके इसको लिख सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है।
आगे लिखोगे कि कुछ सरकारी सुविधाएँ होती हैं, सार्वजनिक सेवाएँ होती हैं, वो भी चाहिए अपने को। नई टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब भी किसमें आ जाएगा? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण बात है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बनता रहता है। आसान चीज़ भी देखेंगे इसमें और अच्छे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, अब ये भी हम देखेंगे। कि 3 सेक्टर हम पढ़े, उसमें रोज़गार की स्थिति हम देखेंगे। रोज़गार की स्थिति देखेंगे, इसको हटा दीजिए। कि 3 सेक्टर है, उसमें लोग कहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं? 3 सेक्टर पहला, दूसरा, तीसरा। 2 चीज़ें देखेंगे हम कि लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं और दूसरा हम देखेंगे कि किससे कमाई ज़्यादा हो रही है। अरे लोग काम ही कर रहे हैं, कमाई भी तो चाहिए। जैसे खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं ₹10,000। दूसरी तरफ कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है और वो ₹1,00,000 कमा रहा है। लोग कहाँ पर काम ज़्यादा कर रहे हैं और पैसा कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है? पैसा मतलब जीडीपी। जीडीपी में योगदान कहाँ पर ज़्यादा है और काम कितने कर रहे हैं मतलब रोज़गार कहाँ पर ज़्यादा है? रोज़गार कहाँ पर ज़्यादा है, पैसा कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, तीनों क्षेत्रों की हम तुलना करते हैं। देखो इसमें, आपकी किताब है ना उसमें उदाहरण लिया गया है 1977-78 का। और एक इसमें है 2017-18। पहले हम पढ़ेंगे, पहले की बातें हम पढ़ेंगे। पहले किसका योगदान ज़्यादा था, कहाँ पर काम लोग ज़्यादा कर रहे थे और आज की कंडीशन क्या है, दोनों चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले की हम बात करें, तो रोज़गार किसमें ज़्यादा था? रोज़गार का मतलब आप समझ गए ना कि लोग कहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं पहले। तो पहले लोग कृषि क्षेत्र में ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। कृषि मतलब पहला सेक्टर। उसके बाद में ज़्यादा जो लोग काम कर रहे थे कहाँ पर? तृतीय क्षेत्र में, मतलब 3 और उसके बाद में लोग कहाँ पर काम कर रहे थे? दूसरे में, मतलब 2। तो 1977 और 78 में क्या हो गया? 132। ये याद रहेगा। पहले के समय में लोग काम ज़्यादा किस क्षेत्र में कर रहे थे? पहले में सबसे ज़्यादा, उसके बाद तीसरे में कर रहे थे और उसके बाद दूसरे में कर रहे थे। समझ गए? काम। और जीडीपी, जीडीपी में देख लेते हैं। ये तो अपन ने देख लिया, अभी देखा ना वही। ये 1, ये 3 और ये 2, 1, 3, 2। पहले के समय में ये सब चल रहा था। आगे देखो, 2017-18 का हम देखते हैं। 2017-18 का हम देखते हैं कि लोग कहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो लोग आज भी इसी में ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसके बाद में लोग कहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं? यहाँ पर। और उसके बाद में लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पर। ओके, आज के समय की ये बात है। क्या इतनी बातें याद रहेगी? नहीं सर, इतनी बातें तो याद नहीं रहेगी। इतना याद करना भी नहीं है आपको। ये तो बस ऐसे लिखा हुआ है। मेन बात मैंने यहाँ लिख दी, आपको याद क्या करना है? ये याद करना बस इतना। सबसे पहले हम देखते हैं रोज़गार, कि लोग कहाँ पर काम ज़्यादा करते हैं। रोज़गार यानी काम लोग कहाँ पर कर रहे हैं? काम लोग कहाँ कर रहे हैं? लोग कहाँ काम कर रहे हैं? लोग काम कहाँ कर रहे हैं? तो इसमें 1977 और 2017 दोनों में कहाँ पर लोग ज़्यादा काम कर रहे थे? प्राथमिक क्षेत्र में। लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? सीधी-सी बात है, खेती में प्राथमिक क्षेत्र में लोग खूब सारे काम कर रहे हैं। समझ गए इतनी? कमाई ज़्यादा हो रही है क्या? नहीं। लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन कमाई बिल्कुल नहीं हो रही। फिर कमाई कहाँ पर हो रही है? ये देखो, यानी जीडीपी। एक जीवीए भी लिखा है, ये आपके काम का नहीं है। जीवीए आपका काम का नहीं है। आजकल ये वैल्यू एडिशन कांसेप्ट चलता है, आपके काम का नहीं है।
जीडीपी आपको केवल देखना है।